डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं अंकित जैन और मैं आपके लिए लेके आया हूं 17th सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज 17। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 17th सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्या हमारी अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। और ये क्वेश्चंस हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी टॉपिक पे बेस्ड रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि यदि हमें एक यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस बनाना है, ठीक है, और उसमें हमें हम्प्स एंड हॉलोज हटाना है, तो हमें क्या करना होगा और इस रिमूव करने की प्रोसेस को कहा क्या जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम्प्स और हॉलोज की बात करूं तो ये एक बहुत ही जनरल टर्म में बोला जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे यदि मैं ऑप्शंस वाइज जाऊं तो ऑप्शंस मेरे को जो गिवन है, ऑप्शन ए है फ्लोटिंग, ऑप्शन बी है स्क्रीडिंग, ऑप्शन सी है ट्रॉलिंग और ऑप्शन डी है फिनिशिंग। यदि मैं इन टर्म्स के पर्टिकुलर मीनिंग पे बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जिनका जो मीनिंग है काफी क्लोज है। कई बार ये यदि इसको एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बोले तो काफी क्लोज मीनिंग रखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इनका पर्टिकुलर मीनिंग की बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले स्क्रीडिंग बताऊंगा कि स्क्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, स्क्रीडिंग क्या होता है। स्क्रीडिंग इन जनरली एक ग्रेड को शो करता है सरफेस के। यदि मैं कंक्रीट सरफेस की बात करूं, कंक्रीट सरफेस में फ्लोर हो सकता है। एक वर्टिकल सरफेस की बात करूं तो वर्टिकल वॉल का फेस हो सकता है। ठीक है, तो जब हम स्क्रीडिंग टर्म की बात करते हैं तो हम प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस की बात करते हैं। स्क्रीडिंग मतलब प्रॉपर ग्रेड ऑफ कंक्रीट सरफेस। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यदि प्रॉपर ग्रेड में है तो हमने उसको स्क्रीड कर दिया है, उसको स्क्रीडिंग कर दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग का क्या मतलब है, तो कई बार जब हम उसको प्रॉपर ग्रेड में भी ले आते हैं तब भी उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। मतलब कहीं वो थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ रहेगा, कहीं थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है, जो हल्की सी इरेगुलरिटीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इन इरेगुलरिटीज को रिमूव करने को फ्लोटिंग कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस टू रिमूव इरेगुलरिटीज ऑफ कंक्रीट सरफेस। ठीक है, तो इस चीज को ही कहा गया है फ्लोटिंग। ठीक है, इस चीज को ही फ्लोटिंग कहा गया है। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे जो डील करने वाला हूं वो ट्रॉलिंग को है। ठीक है, यदि मैं ट्रॉवल की बात करूं, ट्रॉवल होता क्या है, तो ट्रॉवल इन जनरली एक स्मूथनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका जो फ्रंट पॉइंट होता है वो काफी एक पॉइंटेड होता है और उसके पीछे एक कॉनिकल शेप्ड होता है। ठीक है, उसके हेल्प से कंक्रीट की सरफेस को स्मूथ किया जाता है। ठीक है, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ फिनिश भी बोल सकते हैं, स्मूथ फिनिश टू कंक्रीट सरफेस। ठीक है, अब यहां पे एक और टर्म हमारा बचता है जो कि फिनिशिंग। तो फिनिशिंग इन जनरली एक जनरल वे में इन
तीनों प्रोसेस को क्या करता है, इंक्लूडेड वे में बोला जाता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे कोशिश करें कि कौन सी प्रोसेस को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इस ग्रेडिंग में इसमें ग्रेडिंग करने को भी नहीं कहा जा रहा है, कंक्रीट की ग्रेडिंग करने को भी नहीं कहा जा रहा है। जो फ्लोटिंग है उसमें इरेगुलरिटीज को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम सोचें कि जो हम्स और हॉलो कहा गया है, तो हम्स और हॉलो होते हैं जो काफी बड़े होते हैं। हॉलो का मतलब एक काफी ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। हम्स का मतलब काफी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कंक्रीट एक ग्रेडेड सरफेस से बाहर निकला हुआ है, तो ये इरेगुलरिटीज में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। ठीक है, यदि ट्रॉलिंग की बात करूं तो ये एक रेगुलर सरफेस को भी और स्मूथ करने को ट्रॉलिंग कहा जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो है इसमें नहीं पूछे गए। ठीक है, यदि हम और एक ब्रॉडर वे में हम बोले तो ये फिनिशिंग की तरफ ही इंडिकेट करता हुआ हमें समझ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी। ठीक है, फिनिशिंग हम बोल सकते हैं कि फिनिशिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इन कॉन्क्रीट व्हाइल हैंड मिक्सिंग इज अडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड इज। ठीक है, जब हम कंक्रीट की बात करें तो जब हैंड मिक्सिंग करते हैं तो हैंड मिक्सिंग करते समय क्या होता है, क्या कंडीशन बनती है, उसमें हम बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स को ड्राई वे में रखते हैं और उसको मिक्स करते जाते हैं। ठीक, क्योंकि सीमेंट का जो पार्टिकल होता है बहुत ही फाइन होता है और जब उसको मिक्स किया जाता है तो आपने देखा होगा कि वो हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइन होता है वो। ठीक है, और इस कारण लॉसेस का अकर होता है उसमें। ठीक है, तो इस लॉसेस से बचने के लिए या फिर प्रॉपर सीमेंट की जो है अमाउंट जितना भी चाहिए उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा सीमेंट हमें मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू ओवरकम द लॉसेस ऑफ सीमेंट in hand mixing additional 10% of cement is added। ठीक है, additional 10% of cement is mixed। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एडिशनल हमें 10% सीमेंट ऐड करना होता है। ऑप्शन वाइज जाते हैं, ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 20%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एकदम क्लियर कट, हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इज। ठीक है, तो हमें पता है जब हम कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करते हैं तो मेन फंक्शन उसका होता है कि जो वॉइड्स रह जा रहे हैं, जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है उनके बीच में जो वॉइड रह जाते हैं, जगह रह जाती है, उस जगह को भी फिल करना होता है। ठीक है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितना डेंस कर सकते हैं, इस चीज को कॉम्पैक्शन कहा जाता है। तो अब हम ऑप्शन वाइज आते हैं। टू एलिमिनेट एयर वॉइड्स। ठीक है, तो एयर वॉइड्स को हटाना, जितना ही कम एयर वॉइड्स होंगे उतना ही डेंस हमारा मिक्स होने वाला है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, एयर वॉइड्स हटेंगे और वो बहुत ज्यादा डेंस मिक्स होगा तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी के बारे में हम बात करें, ऑप्शन सी है टू गेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल। अब यदि
एयर वॉइड्स कम से कम होंगे तो जो कंक्रीट है उसमें जो एम्बेडेड मटेरियल है उनके बीच क्या होगा, इंटीमेट कांटेक्ट होगा, फिजिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही है। तो एट लास्ट जो ऑप्शन डी है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये एकदम सुटेबल ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जब कंक्रीट को ले किया जाता है, मतलब जब हम कंक्रीट बना लेते हैं उसको प्लेस करने के बाद जब ले किया जाता है तब क्या कंडीशंस हमें यदि लो टेम्परेचर की है तो उससे क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, और ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। अब यहां पे जब हम उसको ले कर चुके हैं तो मतलब अब उसमें सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन चल रही होगी, और यदि हाइड्रेशन रिएक्शन चल रही है और लो टेम्परेचर है, और क्योंकि हमें पता है हाइड्रेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण यदि हाई टेम्परेचर होता है तो वो क्या होता है, एक बढ़ती है, उसके लिए कंडीशंस बनती हैं उस रिएक्शन के फिजिबल होने में। ठीक है, यदि लो टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे वो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है तो जितने जल्दी उसको स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए था उतने जल्दी नहीं कर पाएगा, रेस्पेक्टिवली कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन बी डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ। ठीक है, लो टेम्परेचर में स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है द कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि कंक्रीट में जो सीमेंट है वही एक सीमेंटिंग मटेरियल जैसा बिहेव करता है और वो पूरे को पूरे कंस्टिट्यूएंट्स को इंटीग्रेट करके रखता है, एक कंक्रीट के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं यदि उसका हाइड्रेशन होता है तभी ही कंक्रीट में स्ट्रेंथ जो है डिलीवर होती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे ऑप्शंस पे भी जाते हैं। ऑप्शन बी की बात करें, द कंक्रीट cured at temperature below 23 degree Celsius gains strength up to 28 days। ठीक है, तो यदि 23 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हम रख के क्यूरिंग करते हैं तो 28 दिन तक स्ट्रेंथ गेन करता है। ठीक है, तो 23 से बिलो टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, सब जीरो टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि 28 डेज तक स्ट्रेंथ गेन करेगा, इस वैल्यू में फ्लक्चुएशन दिख सकता है। तो एज सच ये एक यूनिवर्सल वे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, द कॉन्क्रीट डज नॉट सेट एट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं मतलब हम 0 डिग्री सेल्सियस, हम फ्रीजिंग पॉइंट किसका ले रहे हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन सपोज स्टार्ट हो जाती है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण उसका इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और यदि इन्वायरमेंट में फ्रीजिंग पॉइंट हो तब भी रिएक्शन होती है और वो सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि हमें केवल स्टेटमेंट ए ही अभी तक
सही देखने को मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, while compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slump should not exceed कितने सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए जब हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेटर से। तो हमें पता है कि जब हम मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल वाइब्रेटर के कारण उसमें एक्सेसिव वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, और यदि प्लास्टिक कंक्रीट रहता है या उससे ज्यादा कंसिस्टेंसी रहती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर consistency of concrete should be low। ठीक है, should be low, तो कितना लो होना चाहिए? ठीक है, कंक्रीट शुड नॉट बी प्लास्टिक कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट शुड नॉट बी प्लास्टिक, ऐसा लिख सकते हैं, कंक्रीट शुड नॉट बी प्लास्टिक। ठीक, तो प्लास्टिक यदि कंक्रीट है तो प्लास्टिक कंक्रीट के केस में स्लम्प कितने से ज्यादा होता है? ठीक है, तो प्लास्टिक कंक्रीट के केस में ग्रेटर देन, हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कितना होता है, ग्रेटर देन 50 mm से ज्यादा स्लम्प वैल्यू होती है। ठीक है ना, से ज्यादा स्लम्प वैल्यू होती है। ठीक, तो अब हम इस केस के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ठीक है, इस केस के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमें सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 mm, 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm। ऑप्शन सी के बारे में बात करें 7.5 सेंटीमीटर मतलब 75 mm, और ऑप्शन डी के बारे में बात करें 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है, ठीक, 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस यूजिंग ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंक्रीट को मोल्ड करने के लिए फॉर्मवर्क यूज किया जाता है, जिसमें हम बीम कॉलम्स को मोल्ड करते हैं, उनको कब हटाना है, उनको हटाने का पीरियड, रिमूवल पीरियड क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो प्रोविजंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उनको कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो IS कोड 456/2000 में ये गिवन है। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? IS कोड 456/2000 पे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं कि आफ्टर 7 days फॉर बीम सॉफिट। ठीक है, ऑप्शन बी है 14 days फॉर बॉटम स्लैब ऑफ स्पान 4.6 एंड मोर। ठीक है, ऑप्शन सी है 21 days फॉर बॉटम बीम्स ओवर 6 मीटर स्पान, और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब जो हमें प्रोविजन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो एक नॉर्मल बीम है, ठीक है, तो उसमें फॉर्मवर्क 7 days तक होना चाहिए। ठीक है, 7 days के बाद आप हटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा, उसमें एक और प्रोविजन है कि उसके बाद हम यदि फॉर्मवर्क हटाते हैं तो जो हम उसके लिए बेस यूज करते हैं
100 फीट पे उसको हम फिर से लगा सकते हैं। तो ये एक टर्म में जो यहाँ पे ऑप्शन ए गिवन है वो सही है, पर उस ये कंडीशन के साथ आता है, ठीक है। तो इसको पार्शियली करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, इसको पार्शियली करेक्ट मान सकते हैं। ऑप्शन बी की बात करें कि रिमूव करना चाहिए आफ्टर 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब ऑफ स्पान 4.6 मीटर एंड मोर। तो जो कोड में प्रोविजन है वहां पे 4.5 है और मोर है, तो 4.6 तो 4.5 से बड़ा ही है, तो वो भी उसी केस में आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन है कि बीम के लिए, बॉटम बीम के लिए 6 मीटर स्पान, यदि ज्यादा है 6 मीटर से ज्यादा स्पान है तो 21 डेज के बाद यहाँ पे रिमूवल पीरियड होता है फॉर्मवर्क का। तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं कहीं ना कहीं एक सही प्रोविजन को लेके आते हैं, सही प्रोविजन को बताते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। जब हम पार्टिकुलरली कंक्रीट के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि हम बाय पंप कितना कंक्रीट को कितने दूरी तक ले जा सकते हैं, ठीक। तो उसमें भी हम, ऐसा नहीं है कि हमने काफी किलोमीटर्स में पाइप बिछा के रखा है 5-6 किलोमीटर और हम कंक्रीट का फ्लो करते जा रहे हैं, ठीक है। यदि ऐसा करते हैं तो कंक्रीट में जो है डिफॉर्मिटी आने लगती है। उनके लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि कंक्रीट का पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उसको 400 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा का प्रोविजन नहीं है। तो हमें कुछ इस वे में मैनेज करना होता है कि वो इस डिस्टेंस से एक्सीड ना हो, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 400, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज 7 hours and per batch time of concrete is 3 minutes, the output of concrete mixer of 150 liter capacity is, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक कंक्रीट मिक्सर का आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं आउटपुट ऑफ मिक्सर, ठीक है, कितना होगा। तो हम देख लें पहले कि बैचेस कितने आने वाले हैं और पर बैच में हमको कितना एक आउटपुट मिलता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हमें जो इफेक्टिव वर्किंग टाइम कितना गिवन है, 7 hours, ठीक है। इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज 7 hours, ठीक। पर बैच टाइम ऑफ कंक्रीट कितना है, 3 मिनट, ठीक। तो ऐसे कितने बैचेस हम इसमें से ले पाएंगे, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7 hours में से, ठीक, यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 into 60 minutes, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और हमें समझने की है कि यदि पूरे टाइम, ठीक है, पूरे टाइम 7 के 7 घंटे यदि मिक्सर चलेगा, ये तो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है कि 1 घंटे के अंदर 10% का रिलैक्सेशन मान के चला जाता है। तो ये 60 ना होके क्या होगा, ये होगा 10%। यदि हम रिलैक्स करते हैं तो 90% ही रहेगा, ठीक है। और 60 का 90 कितना होगा, 54 मिनट ही होगा।
मतलब हम 1 घंटे में केवल 54 मिनट ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये बात करें कि यदि एक बैच जो है 3 मिनट में ही हो जाता है तो यहाँ पे टोटल कितने बैचेस होने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, जितने भी बैचेस होंगे उसमें हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, उस चीज में हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हर एक बैच में जितना आउटपुट है लीटर्स में, तो कर देते हैं 150। ठीक, तो ये हमारा टोटल आउटपुट होने वाला है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 इंटू 54 इंटू 150/3 इक्वल टू आएगा 18,900 लीटर्स। ठीक है, 18,900 लीटर्स। तो यहाँ आउटपुट ऑफ मिक्सर कितना होने वाला है, 18,900 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 15,900, ऑप्शन बी है 16,900, ऑप्शन सी है 17,900 और ऑप्शन डी है 18,900। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूरिंग। ठीक है, तो क्यूरिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बेस्ट सुटेबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्यूरिंग रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यदि क्यूरिंग हम प्रेफर करते हैं तो क्यूरिंग के कारण जो कंक्रीट के अंदर का मॉइस्चराइजेशन है वो क्या रहता है, अंदर ही रहता है, इवेपोरेट नहीं हो पाता। इवेपोरेशन नहीं होता है तो श्रिंकेज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100% इवेपोरेशन रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन होता है, तो उसी कारण हम बोल सकते हैं कि श्रिंकेज भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, तो इसको हम प्रोबेबल आंसर मान सकते हैं। ठीक, ऑप्शन बी बोले प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। ठीक, तो जितना ही कम डेविएशन होगा कंक्रीट में, उसके वॉल्यूम में, उतना ही ज्यादा वो प्रिजर्व करके रखने वाला अपनी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये क्या करता है, यदि क्यूरिंग करते हैं तो कंक्रीट अपने प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करके रखेगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन सी की बात करें, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की थी कि क्यूरिंग होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, तो वाटर लॉस जो इवेपोरेशन के कारण होने वाला था वो भी कम होगा। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एट लास्ट मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि हम ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस करते रहेंगे और ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो स्टे ट्यून्ड टू अद्वैत एजुकेशन। गुड लक, गुड बाय।